नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई कठिन है क्योंकि कोरोना वायरस बेहद खतरनाक है, लेकिन इस वायरस से भी मुसीबत करने वाला एक और वायरस है। उस वायरस का नाम है राजनीति का वायरस। कोरोना की दूसरी लहर में देश त्राहिमाम कर रहा है। आज भी कोरोना के नए मामलों का नया रिकॉर्ड बना है। 4,14,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 3900 से अधिक मौतें एक दिन में हुई हैं। लेकिन इस भयावह स्थिति में राजनीति की खींचतान ऐसे मची हुई है कि एक दूसरे के खिलाफ लगातार उंगलियां उठाई जा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि देश का सिस्टम नहीं, सरकार फेल हुई। वो सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मौजूदा परिस्थितियों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं। इन राजनीतिक हमलों का जवाब बीजेपी की ओर से भी दिया जा रहा है। मसलन हेमंत सोरेन के हमले का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि झारखंड सरकार अपनी नाकामी को छिपा रही है। कोरोना से लड़िए, प्रधानमंत्री से नहीं। इसीलिए दंगल में हमारा सवाल है, आपदा में राजनीति का अवसर कौन ढूंढ रहा है? क्या प्राण जाए पर राजनीति ना जाए? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना से बने हालात गंभीर है, लेकिन राजनीति का आर पार जारी है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोविड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे वार किए। मैं ये साफ कहना चाहती हूँ कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है। मोदी सरकार का नेतृत्व विफल रहा है। आज हम इस कगार पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि मोदी सरकार का शीर्ष नेतृत्व कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने में असमर्थ है। भारत आज इसलिए बेबस है क्योंकि मोदी सरकार की लोगों के प्रति कोई संवेदना नहीं। सोनिया पहले भी चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर चुकी है। तेवर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भी हमलावर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक और चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है, आपकी सरकार की वैक्सीन रणनीति में स्पष्टता और एकरूपता की कमी और साथ ही वायरस पर समय से पहले जीत की घोषणा ने भारत को बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है। आज महामारी विस्फोटक तरीके से फैल रही है। ये हमारे सारे सिस्टम को ध्वस्त कर रही है। भारत सरकार की नाकामियों ने एक और राष्ट्रीय लॉकडाउन की नौबत ला दी है। सोनिया और राहुल जैसे नेता जहां सरकार पर आक्रामक हैं, वहीं सोनिया ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर और स्टैंडिंग कमेटी बनाकर कोरोना के खिलाफ एकजुट कार्रवाई की मांग की है। लेकिन कोरोना को लेकर किस तरह खींचतान मची है, इसे सिर्फ ऐसे समझिए कि गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर समीक्षा के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फोन किया, तो इस फोन कॉल के बाद सोरेन ने ट्विटर पर लिख दिया कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया। उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। सोरेन के इस हमले का जवाब झारखंड के बीजेपी नेताओं और बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देने में देर नहीं की। हेमंत सोरेन जी शायद अपने पद की गरिमा को भूल गए। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को लेकर देश के पीएम पर कोई बयान देते समय उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस महामारी का अंत सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए अपने मन की भड़ास पीएम पर निकालना निंदनीय है। कोरोना की दूसरी लहर से भारत में आई विपदा में दुनिया के देश भारत के साथ आए हैं, लेकिन भारत में भीतर ही राजनीतिक घमासान मचा है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इस राजनीतिक घमासान का अंत कब और कैसे हो, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों की सरकार हो, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं। लेकिन इन सब के बीच जो आम आदमी है वो नेताओं की ओर यही देखकर सवाल कर रहा है कि मेरा क्या कसूर अगर मुझे समय पर ऑक्सीजन, दवाइयां, बेड नसीब नहीं हो रहा तो। राजनीति के इस वायरस को खत्म कैसे किया जाए, इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जेडीयू की ओर से प्रवक्ता अजय आलोक हमारे साथ हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अपराजिता सारंगी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, सीधे सीधे सरकार की नाकामी है ये। सोनिया गांधी की ओर से दो टूक कहा गया है कि अगर मौजूदा वक्त में इस बेबसी की ओर हम बढ़ चले हैं तो इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। क्या है इस पर आपकी टिप्पणी? आप सबको मेरा नमस्कार।
देखिए, ऐसा है कि कोरोना का वैक्सीन निकल गया है। कांग्रेस के लिए कोई वैक्सीन कभी न बना है, न बन पाएगा। इन्हें अभी भी राजनीति सूझ रही है। जब हम इस युद्ध में सबका साथ चाह रहे हैं, इस समय इस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी एक अलग रुख अपना रही है, विरोध के नाम पर विरोध कर रही है। और मैं आप सबको कह दूं कि हम केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व में हर प्रकार के सुझाव, विरोध और समर्थन का स्वागत करती है। अगर राहुल गांधी जी ने कुछ सुझाव दिए हैं तो हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि स्थिति गंभीर है। हम मानते हैं, संवेदनशील सरकार है। सारे राज्य सरकारों को साथ लेकर किसी भी तरह का पात्रांतर नीति का अवलंबन न करते हुए सारे स्वयंसेवी संस्थाओं को साथ लेकर, जो विरोधी सरकार है वो केंद्र के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रही है, सहयोग नहीं कर रही, समस्या के समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। हाँ। जी, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। उन्होंने तो जो फोन मिलाया था उस पर उन्होंने अपनी भड़ास भी निकाली है ट्विटर पर। देखिए, बहुत बुरा लगा उनके वक्तव्य को सुनकर, जानकर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ मुख्यमंत्रियों को फोन किया था ये जानने के लिए कि वहां स्थिति कैसी है, और सारे मुख्यमंत्रियों ने अपनी संतुष्टि जाहिर की। प्रधानमंत्री जी ने सबसे बातचीत की, जानना चाहते थे स्थिति क्या है। झारखंड की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने सोरेन साहब को फोन किया। और सोरेन साहब ने जिस तरह का उत्तर दिया है, मुझे लगता है यह शोभा नहीं देता है। यह उनके व्यवहार को दर्शाता है, जो व्यवहार नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने व्यवहार किया है। चले ठीक है। श्री नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, और सम्मान के साथ उनके विषय में और उनकी बातचीत के संबंध में कहना चाहिए। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई है नहीं। सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर, यानी कि कांग्रेस पार्टी को लेकर जो बातें आपकी ओर से कही गई हैं, उस पर मैं उनका जवाब ले लेती हूं। सुप्रिया, सीधे सीधे बीजेपी आरोप लगा रही है कि दरअसल आपदा में अपने लिए राजनीतिक अवसर तलाशने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी। इस तरह से बातें की जा रही हैं कांग्रेस के एक नेताओं की ओर से, क्या है जवाब इस पर? मुझे मूर्खतापूर्ण बात पर जवाब इसलिए नहीं देना है क्योंकि आज लड़ाई कोरोना से है और यहाँ पर बात करी जा रही है कांग्रेस के वैक्सीन की। किस दम और किस अहंकार में रहकर बात करी जा रही है? क्या कह रहे हैं, अच्छे सुझावों का स्वागत है। एक बहुत सकारात्मक खत तो लिखा था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। राहुल गांधी जी ने एक बहुत अच्छा खत लिखा है, पता नहीं सरकार में कितने लोगों को वो समझ में आता है। मैं दो चार चीजें आपको बताना चाहती हूँ इस देश में हो क्या रहा है। 6 हफ्ते पहले सरकार के वैज्ञानिकों ने, सरकार के रिसर्चर्स ने आगाह किया था कि डबल म्यूटेशन होने की वजह से वायरस का संक्रमण जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। सरकार ने उसको नहीं स्वीकारा। कल स्वास्थ्य मंत्रालय को स्वीकारना पड़ा कि हाँ, डबल म्यूटेशन हो गया है वायरस का। पहली चीज, 26 अप्रैल को विदेशों से सामान आना शुरू हो गया था, लेकिन आपको ये जान के हतप्रभ होगा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, नियमावली कि कैसे उसका आवंटन किया जाएगा, कैसे समन्वय बैठेगा, वो 2 मई को तैयार हुआ। और आपको पता है 26 अप्रैल से 2 मई 7 दिन में हिंदुस्तान में 23,000 मौतें हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कल कहा है कि एक 3rd वेव आने वाली है, उसकी तैयारी करनी। सरकार की एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी ने, एक्सपर्ट कमेटी ने, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ ने 2nd वेव के लिए आगाह किया था। उसको नजरअंदाज क्यों किया गया, ये मैं पूछना चाहती हूँ। जहां तक वैक्सीन की बात है, किस बात पर आप सीना ठोक कर बात कर रहे हैं? इस देश में अगर आज वैक्सीन लग जाती लोगों को तो लोग बच जाते, लेकिन आपने प्राथमिकता दी तालियां बटोरने के लिए। आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट किया। आपकी क्या वैक्सीन की स्ट्रैटेजी थी? अब आप कहेंगे लोगों ने भ्रम फैलाया, तो क्या आपकी ये स्ट्रैटेजी थी कि भ्रम फैल जाएगा, किसी को वैक्सीन लगेगी नहीं? आपको जानकर हतप्रभ होगा कि आज महज 11 लाख लोगों को 18 से 44 वर्ष की उम्र में वैक्सीन लगी है, ये सरकार का आंकड़ा है। और 45 वर्ष से ऊपर करीब 12.5 करोड़ लोगों को लगी है। एक डोज, डबल डोज 3 करोड़ से नीचे है और उसके बिना कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो सरकार की विफलताओं पर, उनके नजरअंदाज करने में, उनके दम और अहंकार पर सवाल पूछना चाहती हूँ। और मैं सबसे पहले एक बात 30 सेकंड में कह के जरूर खत्म करूंगी
कि मुझे दुख है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी जैसे डॉक्टर आज इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो मिसिंग इन एक्शन आदमी है। वो कहीं पर भी नजर नहीं आते जब ऑक्सीजन के बगैर लोग बेदम हो रहे हैं। उनका काम है भाड़े की भीड़ देखकर तालियां बजाना ट्विटर पर, और आज वक्तव्य देना एक चुने हुए मुख्यमंत्री पर। अगर लोगों को दिक्कत है तो प्रधानमंत्री जी से ही कही जाएगी। लेकिन आज दिल्ली के एक अस्पताल में डॉक्टर हर्षवर्धन गए थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। ठीक है, जो आरोप आपने लगाया है उस पर जवाब दीजिए अपराजिता जी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई। अपराजिता जी जवाब दीजिए। तथ्यों का जवाब दे दें, तथ्यों पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत अल्प शब्दों में आदरणीय प्रवक्ता कांग्रेस ने जो बातें कही हैं उसके विषय में कहना चाहूंगी। बहुत अल्प शब्द, मुझे कुछ समय दें। सबसे पहली बात है कि ये होमवर्क करके आए, तथ्य गलत देती हैं। तथ्य और तर्क अगर सही नहीं होगा तो वही हाल कांग्रेस का होगा जो हो रहा है, हर जगह ही नकारा जा रहा है। पहली बात, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, बाकी लोग, सबसे मेरी बातचीत हुई और मेरे पास वो तथ्य है जिनके विषय में इन्होंने कहा कि सामान आए बाहर से और एयरपोर्ट पर रह गए। मैं आपको बता दूं, 25 अप्रैल जितने भी सामान आने वाले थे वो आए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 1764, 1760 ऑक्सीजन सिलेंडर, 7 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 450 वेंटिलेटर और करीबन 1,35,000 रेमडेसिविर वायल। और ये इसके बाद तुरंत वितरण की शुरुआत हुई। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर 2 मई को आया था, उसकी भी कॉपी मेरे पास है। लेकिन एसओपी की चिंता न करते हुए, एसओपी के लिए अपेक्षा न करते हुए तुरंत, और इस दिशा में एक प्रेस रिलीज भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय ने रिलीज कर दिया है। ये अवगत नहीं है, काम तुरंत शुरू हो गया था। एसओपी आया 2 मई। ये तो मैं पहली बात कह दूं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने 4 सुझाव दिए हैं। मैंने कहा हम सुझावों का स्वागत करते हैं, जो भी दें, राहुल गांधी जी दें या सोनिया गांधी जी दें, हम स्वागत करते हैं। सुझाव का स्वागत करना और सुझाव पर अमल करना, इन दोनों में फर्क होता है ना। ठीक है अपराजिता जी, समझ गई मैं आपकी बात। सुन मैं आपके पास आपकी 2 और मेहमान हैं, जल्दी से लोगों की विषय पड़ी मैं ले लेती हूँ। ठीक है, इस तुतु में से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अब जरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास हम चलते हैं। वो गलत है। ये आम आदमी पार्टी के विधायक को क्या हो गया है राघव चड्ढा जी? इस आपदा की घड़ी में जब चीख पुकार चारों तरफ मची हुई है, उसमें अवसर की तलाश। देखिए, इमरान हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है और जवाब मांगा गया है ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है राघव चड्ढा? पहली चीज तो यह है कि मेरे पास इसकी कोई अभी इस समय जानकारी नहीं है, तो ना ही मैं इस तथ्य की पुष्टि कर सकता हूं, नंबर 1। नंबर 2, हाईकोर्ट का नोटिस जारी होना का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आदमी गुनहगार को अनाउंस कर दिया गया है कोर्ट द्वारा। अगर कोई ऐसा विषय है, हाईकोर्ट उसमें जांच करना चाहता है, हाईकोर्ट नोटिस इशू करके लोगों से जवाब चाहता है, अवश्य जवाब देना चाहिए। अवश्य अगर कोई ऐसा नोटिस गया तो जवाब आएगा भी और पूरी पारदर्शिता से चीजें सामने रखी जाएंगी। मुख्य तौर पे जो आज आपकी बहस है, जिस विषय का आपने आज काफी डिटेल में चर्चा करी है, मैं आपको एक चीज ये बता दूं सबसे पहले कि प्रधानमंत्री जी अपने मुख्यमंत्रियों के साथ, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जब बैठक करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि सारे सीएम्स अपनी परेशानियां रखते हैं, प्रधानमंत्री जी एंड में एक भाषण देते हैं और वो मीटिंग समाप्त हो जाती है। मुख्य तौर पर जो इश्यूज हर सीएम उठाता है, मुझे जितनी मेरी जानकारी है, मुझे नहीं लगता कि वो एक एक इश्यू थ्रेडबेयर तरीके से एड्रेस होता है, नंबर 1। नंबर 2, आज अगर केंद्र और राज्य मिलकर साथ में काम करें तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की कोई जरूरत ही ना पड़े। आज हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस देश के 18 राज्यों ने ऑक्सीजन की डिमांड केंद्र सरकार के सामने रखी। 18 में से 17 राज्यों को जितनी ऑक्सीजन उन्होंने मांगी उतनी मिल गई। एक राज्य था जिसको ऑक्सीजन नहीं दी गई, आधी ऑक्सीजन दी गई जरूरत से, और वो था दिल्ली। अगर इस प्रकार का भेदभाव होगा तो समस्या आन खड़ी होगी। कल आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने देश के प्रधानमंत्री को का शुक्रिया अदा करते हुए दिल की गहराइयों से थैंक यू बोला, क्योंकि एक दिन पहले हमें 730 तो बात समझ में नहीं आती है ना। एक बार खुद मुख्यमंत्री सामने आके थैंक यू बोलते हैं, एक बार वो कहते हैं कि केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ आप जैसे प्रवक्ता सामने आते हैं और कहते हैं किल्लत ही किल्लत है।
और यहाँ पर उसका केंद्र कारण बिल्कुल है, सहयोग नहीं कर रहा। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक दिन यानी कि एक दिन पहले हमारे पास 730 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आ गया, जो पर्याप्त है। लेकिन ये रोजाना है, 730 मेट्रिक टन आपको महीने में एक बार नहीं देना या हफ्ते में एक बार नहीं देना। ऐसा नहीं हो सकता कि आज जो मरीज है उसे आज पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दे दें और कल ऑक्सीजन नहीं आई तो मास्क हटा दें कि भैया हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। 700 से अधिक मेट्रिक टन का ऑक्सीजन आपको रोजाना सप्लाई करना है। अब आज ही का उदाहरण ले लीजिए, आज अभी कुछ ही देर पहले हमने ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करी जिसमें यह आंकड़ा आया कि कल मात्र 577 मेट्रिक टन ऑक्सीजन जारी हुआ, यानी कि हमारी जरूरत से लगभग आधा। अगर जरूरत से आधा ऑक्सीजन हमें मिलेगी तो कैसे दिल्ली की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी? बार बार तो बीजेपी ये भी है। कहती है ना, क्रायोजेनिक टैंक नहीं है आपके पास सप्लाई के लिए, जो टैंक चाहिए होता है। वो तो कोर्ट में भी कहती है, कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट इनको लताड़ता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपने दिखाया होगा अपने चैनल पे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में भाजपा की सरकार को कहा कि 700 मेट्रिक टन आपको रोजाना इनको मुहैया कराना है। हम ना नहीं सुनेंगे। आप आइवरी टावर्स में रह सकते हैं, आप शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेता में धसा सकते हैं, लेकिन हम अंधे नहीं हैं। हम जनता की जो त्राहिमाम हो रहा है वो देख रहे हैं। आपको दिल्ली को 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन ठीक है, दिल्ली सरकार को भी फटकार लगी है, उसका भी जिक्र आपको करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अजय आलोक, मैं सीधे आपको चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। देखिए, राजधानी दिल्ली में अपराजिता जी, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। बिहार का क्या हाल है, जरा दर्शकों को हमारे ये भी बताइए। और क्या वास्तव में स्थिति ऐसी हो गई थी कि समय से पहले वायरस पर जीत की घोषणा की वजह से आज हम इस हालात में पहुंच गए, अजय आलोक, जैसा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्ट बोलता हूं कि राजनीति में आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति तो होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन कम से कम सारे राजनीतिक दल, जो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, देश की विपत्ति को अपनी संपत्ति लोग ना बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के समय यह तू मैं आरोप और प्रत्यारोप करने का नहीं है। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं कि बहुत अच्छा हुआ कि कांग्रेस की सरकार नहीं थी इस विपदा के समय में, नहीं तो अभी तक तो 2 ही लाख मरे थे, पता चलता 20 लाख मर जाते। तो इसको क्या कहेंगे आप? ये कोई टिप्पणी होगी? करना नहीं चाहिए, ये सब चीज से बचना चाहिए। कोई राज्य सरकार हो, चाहे कांग्रेस की राज्य सरकार हो, आम आदमी पार्टी की हो, चाहे हमारी राज्य सरकार हो या भाजपा की राज्य सरकार हो, हर राज्य सरकार कोई नहीं चाहती है कि उसके राज्य में लोगों की मौत हो और किसी कारण से कोई अभाव हो। लेकिन आप इस पैंडेमिक का स्केल समझिए, जो सबको समझते हुए डिलिबरेटली इग्नोर कर रहे हैं। ये ह्यूमन पॉसिबल नहीं है। एक एक दिन में 3.5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.25 लाख केसेस आ रहे हैं। ये अमेरिका में भी आए थे, 8-8 लाख तक आए थे, वहां भी ध्वस्त हो गया था, यहां भी ध्वस्त हो रहा है। इससे निकलना है, इससे निकलने का एक ही तरीका है, वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, जो हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। लॉकडाउन आप कह रहे हैं कि दूसरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। अरे अमेरिका जैसे राज्यों ने, अन्य विकसित देशों के राज्यों ने 5-5 लॉकडाउन लगाया है। कितने राज्य, अभी 16 से ज्यादा राज्य लॉकडाउन लगा चुके हैं अपने यहाँ। अगर लॉकडाउन की आवश्यकता पड़ेगी तो नेशनल लॉकडाउन बिल्कुल लगना चाहिए, क्या दिक्कत? प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि वो अंतिम विकल्प है। ये आप लोगों ने नहीं सुना, सिर्फ सवाल उठा देना, ये पॉलिसी गलत है, ये पॉलिसी गलत है। चलिए भाई, आप ही की बात सही, ये गलत, ये गलत, क्या सही है वो भी बताइए ना। वो तो आप बता नहीं रहे क्योंकि आप सत्ता में नहीं है। स्वाभाविक है ना अजय आलोक जी, बिहार की स्थिति क्या है? मिल रहा है पूरा ऑक्सीजन? मैं कह रहा हूं भयावह है, लेकिन उसी में हम लड़ाई कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं। चाहे हमारे हेल्थ वर्कर्स हो, हमारे डॉक्टर्स हो, हमारी सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, रात भर जग के काम कर रहे हैं। सब कोई प्रयास कर रहा है, लेकिन ये प्रयास नाकाफी होंगे क्योंकि स्केल ऑफ पैंडेमिक बहुत बड़ा है। उतनी बेड की आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अगर बेड की व्यवस्था कर लेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेंगे तो मैन पावर कहां से लाएंगे? सारे फैक्टर्स एक साथ आए हैं। ये सही बात है, किसी ने घोषणा नहीं की थी कि हम वायरस से जीत गए। एंटीसिपेशन में जरूर चूक हुई है, सबसे, हर राज्यों से चूक हुई है, केंद्र से चूक हुई है, मान लिया ये बात। ये वेव कब आएगी, खासकर तब जब दूसरी वेव को हम दूसरे देशों में देख रहे हैं। नहीं, ये गलती मान लेना तो ठीक है, लेकिन 1 साल का वक्त भी तो दिया गया था। मैं आ रही हूँ सुप्रिया, बिहार से भी रिपोर्ट हमारे दर्शकों ने देखी है, जिसमें हम लोगों ने दिखाया है कि कैसे 5 स्टार होटल टाइप में आप लोगों ने अस्पताल तो बनवा दिए, लेकिन बाहर ताला लगा हुआ है। हमारे रिपोर्टर जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं हर तरह की सुविधा है और पूछने पे पता चलता है कि मरीज ही नहीं है, और आप कह रहे हैं स्थिति भयावह है। तो ये दोनों स्थितियां बिहार में क्यों बनी हुई हैं? आप लोगों ने क्यों समय रहते डॉक्टर्स की, नर्सेस की भर्ती नहीं की? अगर बिहार भी इस हालत में पहुंचा हुआ है तो उसके लिए कौन जवाबदेह और जिम्मेदार होगा? आसानी से हम अपनी गलती तो मान सकते हैं, लेकिन इस गलती के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार तो हम ही है ना, जो लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। मैं एक बार बताऊं आपको, जवाबदेही से कोई नहीं भाग सकता है। सत्ता में जो रहेंगे उनको जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी, चाहे वो हम हो चाहे आप हो। इससे भाग कौन रहा है?
स्वाभाविक है कि डॉक्टरों की उतनी नियुक्ति नहीं है, पैरामेडिकल हेल्थ स्टाफ की नियुक्ति नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है, वेंटिलेटर्स उतने नहीं है। पिछले बार की पैंडेमिक के लहर में हमारे पास वेंटिलेटर की संख्या बिहार में मुश्किल से लेस देन 0.01% थी, इस बार लगभग 0.8% पड़ रही है। उतने वेंटिलेटर्स नहीं है बिहार में, वेंटिलेटर्स हैं तो उतने टेक्नीशियन अपॉइंटेड नहीं है। ये सिर्फ बिहार की स्थिति नहीं है मैडम, ये हर राज्य की स्थिति है। आपको समझना पड़ेगा, वी आर फाइटिंग अ पैंडेमिक, हम एक सुनामी से लड़ रहे हैं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ब्लेम गेम करने की जगह कोऑपरेट करके काम कर लेना कि जिस राज्य के पास जो चीज ज्यादा है वो दूसरे राज्य को दे दे, जिसके पास कम है कहीं और से मैनेज करवाए। ये टेंडर फेंडर, ये सरकारी चीज है, आपकी बातों पर सुप्रिया सुनीत को जोड़ना चाह रही हैं। देखिए, बिहार में अगर कहीं कमी है तो उस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वहीं बगल के झारखंड को ले ले, प्रधानमंत्री पर उन्होंने तो टिप्पणी कर दी, लेकिन वहां के अस्पतालों में, चूंकि आप वहां पर सरकार में सहयोगी हैं, किस तरह की बदहाली है उस पर भी रिपोर्ट हमारे दर्शकों ने देखी है। जमीन पर लोगों का इलाज किया जा रहा है सुप्रिया सुनीत झारखंड में। मैं 2 आंकड़े बता देती हूँ और बिहार की सारी स्थिति का जो लेखा जोखा है वो अपने आप सामने आ जाएगा। बिहार में कंस्टिट्यूएंसी है बक्सर, जहां से अश्विनी चौबे जी राज्य मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ है अश्विनी चौबे जी, वहां से आते हैं, बक्सर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बक्सर में 6 वेंटिलेटर है, पर आपको पता है कि एक भी वेंटिलेटर फंक्शनल नहीं है, और इसलिए फंक्शनल नहीं, या तो मशीनें खराब है या मशीनों को चलाने वाला कोई नहीं है। ये वो कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर राज्य मंत्री स्वास्थ्य के बक्सर से आते हैं। ये बिहार का पहला डेटा मैं बताना चाहती हूँ। मैं दूसरा डेटा आपको बताना चाह रही हूँ। करीब 13 करोड़ पॉपुलेशन है बिहार की, और आपको पता है कितने लोगों को अभी तक वैक्सीन लगा है? 74 लाख। महाराष्ट्र सेम पॉपुलेशन 1 करोड़ 67 लाख। और मैं सिर्फ महाराष्ट्र की ही क्यों बात करूं, मैं बीजेपी की एक और स्टेट की बात कर लेती हूँ, गुजरात। आधी पॉपुलेशन है बिहार से, और वहां पर 1 करोड़ 32 लाख को लग चुका है। तो भाई मुझे कोई ये समझाए कि बिहार का यहाँ डंका नहीं पीटने के लिए मैं आई हूँ ना, मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बातें सिर्फ करने के लिए आई हूँ। ये सच है कि एक पैंडेमिक है, लेकिन पैंडेमिक में जो हमने अपनी पीठ ठोक कर जनवरी में दुनिया को बता दिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमने बेंड इट लाइक बेकम कोट अनकोट, और हमने एंड गेम पा लिया है कोरोना पर, उसी बेवकूफी का नतीजा है आज की देश को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं एक छोटी सी बात आपको बता देती हूँ, ये भी सार्वजनिक है। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से, जी हाँ, 1 अप्रैल से अभी तक, और उत्तर प्रदेश से मैं और आप दोनों आते हैं, हमें पता है वहां स्थिति कितनी भयावह है। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से अभी तक 7,78,000 मामले आए हैं, जो कि पूरे देश के केस लोड का 55% है। 14,151 मौतें हुई हैं 1 अप्रैल से अभी तक, जो अब तक हुई उत्तर प्रदेश में 40% मौतें हैं। क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन इसके बारे में इतनी गंभीरता से बात कर रहा है? प्रशासन वहां धमका रहा है। कल भी कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कल एक अस्पताल पर FIR हुई है, क्योंकि उन्होंने नोटिस लगाया था मरीजों को ले जाइए, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे लड़ेंगे हम कोरोना से, ऐसे डरा धमका कर। अगर कोई मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हमारी बात सुनिए, तो इस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जब सेंटर आवंटन कर रहा है और मैपिंग कर रहा है, सुनना पड़ेगा सेंटर को। अपराजिता जी, यूपी पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन अजय आलोक उन्होंने बिहार के कुछ आंकड़े गिनाए हैं, उस पर जरा आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं बताऊं, ये सुप्रिया जी अपना होमवर्क सही में करके नहीं आती है। बक्सर के बारे में इन्होंने तो बोल दिया केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हैं। अरे उसी बक्सर शहर के विधायक, आपके कांग्रेस के विधायक है राजू तिवारी, 6 वेंटिलेटर थे मैडम, वो भी काम नहीं कर रहे थे, तो विधायक जी नगर के विधायक होके सदर अस्पताल का चक्कर काट रहे थे, क्यों नहीं ठीक करवाया पहले? उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। झूठ मत बोला कीजिए, आप झूठ मत बोला कीजिए, आप झूठ बोल रही हैं, इससे जो कि आप झूठ बोल रही हैं। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, आप सीखने लगती हैं, आपकी समस्या है कि आप सीखने लगती हैं, आप झूठ बोलती हैं, आप झूठी हैं, झूठी समझती हैं, आप झूठी समझती हैं, आप झूठी हैं बेसिकली आप झूठी हैं। आपके 99% बातें झूठ हैं, आपकी बातों को सुनने का कोई मतलब नहीं है, आपको जवाब भी नहीं मिलना चाहिए। बदतमीजी नहीं, आप झूठी हैं, अरे आप झूठी हैं, एक डॉक्टर होने के विधायक से तो बात कर लेती है, इसलिए तो कलंक है मेडिकल प्रोफेशन। पता नहीं कैसे जर्नलिस्ट बन गई, प्रवक्ता बन गई। कांग्रेस का भट्टा बैठा के मानिएगा, कांग्रेस का भट्टा बैठा के सबसे बड़ी बदतमीज आप है, सबसे बड़ी बदतमीज आप हैं। एक बात बता देता हूँ, टीवी में आने वाले लोग प्रवक्ताओं में सबसे बड़ी बदतमीज आप हैं, ये सबको ही जानते हैं, ये सबको ही जानते हैं। टीवी में बैठने वाली प्रवक्ताओं में सबसे बड़ी बदतमीज प्रवक्ता आप। मानसिकता मेरी बहुत अच्छी है, आके बक्सर घूम आइए, जाइए बक्सर सदर अस्पताल घूम के आइए, सदर अस्पताल बक्सर घूम के आइए। 6 वेंटिलेटर है, खराब है, झूठ बोल दिया यहाँ पे, नहीं कर पाएंगे, सीधे झूठ बोल दिया, शर्म भी नहीं आई झूठ बोलते हुए। बिल्कुल
100% झूठ, 100% झूठ बोला आपने, बिल्कुल खराब है 100% झूठ बोलती हैं आप, हर चीज में झूठ बोलती हैं। अच्छा, आपने लास्ट सच कब बोला? बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अंतिम बार सच कब बोला था? आप झूठ बोलते हैं, अंतिम बार सच कब बोला था? से भरा हुआ है आप भी। अरे मेडिकल अंतिम बार प्रोफेशन के सच नाम कब पर बोला कलंक था? है, इसके मुंह पर शिकन नहीं आती है, लोग मर रहे हैं इस देश में। अंतिम बार सच कब शिकन बोला नहीं था? आती है इस देश में, लोग मर रहे हैं। लाशों पे बताइए राजनीति करने का शौक आप लोग को हो गया है? क्यों लगाए है? कोई जवाब इसका? लाशों पे राजनीति करने का शौक हो गया है? 74 लाख लोगों को राजनीति करने वैक्सीन का क्यों शौक हो लगाए? गया है? बाकी जगह राहुल गांधी ने ली लग गया है। वैक्सीन, बकवास कर राहुल रहे हैं, गांधी ने चुप वैक्सीन रहिए ली, आप। यहाँ सोनिया पे गांधी ने बकवास वैक्सीन कर ली, रहे क्यों नहीं ली? सबको बताइए पता जरा। है आप लोगों की क्या औकात है इस राहुल और समय। सोनिया गांधी ने इनके वैक्सीन सामने क्यों नहीं ली? हाथ बताइए ना। खड़े रहते, चुप अरे रहिए। राहुल क्या और हो रहा सोनिया है? गांधी ने क्या वैक्सीन समझ क्यों में नहीं ली? आता है? आपने की लिया राजनीति वैक्सीन? से हम बाहर निकलते हैं, कुछ फैसला जनता पर भी छोड़ते हैं, लेकिन आप आपस में इस तरह से लड़ेंगे और जनता मरेगी तो सवाल दोनों ही झूठी पार्टियों है, से झूठ पूछा बोलती जाएगा, है। क्योंकि एक तरफ सांसद हैं तो दूसरी तरफ विधायक हैं और दोनों को उसी जनता ने चुना है। और यकीनन अगर इस महामारी के दौर में भी इस तरह की नफरत आप लोग आपस में कर पा रहे हैं तो आपकी सोच पर भी शक पैदा होता है। आम जनता कहां जाए, किसके पास जाए? जो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनके लिए आखिर इस वक्त भगवान का स्वरूप कौन है? सरकार की ओर से क्या सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी ताकि बाकी दलों की भी राय ली जाए और इस फैसले पर जाया जा सके कि वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए किस तरह की कोशिशें हो ताकि हालात नियंत्रित किए जा सके? बहुत ही अच्छा प्रश्न है चित्रा जी। मैं आपको कहना चाहूंगी कि केंद्र सरकार अपने दरवाजे सारे सुझावों के लिए खोलकर बैठी है। हम बहुत विनम्रता के साथ सारे सुझावों को लेते हैं और सारे विरोध का भी स्वागत करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कुछ बातें कल कही हैं सरकार को, उसकी ही पुनरावृत्ति राहुल गांधी जी ने अपनी चिट्ठी में आज की। मैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के वक्तव्य को अंग्रेजी में आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगी, करीबन 30 सेकंड मुझे चाहिए। उन्होंने कल कहा, The scientific community is working at mapping the possible changes that can occur in the virus to ensure that our preparedness and response remains robust. देखिए, और उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि यही एक रक्षा है, सुरक्षा कवच है कोरोना के। कोरोना से हम बातें सुन के तो बहुत अच्छी लग और रही हैं। आप सबको ज्ञात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल समीक्षा बैठक ली। मेरी बात सुनिए चित्रा जी। सुन तो लीजिए मैम, ये वैक्सीनेशन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जगह जगह इसकी कमी और इसकी किल्लत अभी तक बहुत सारे ऐसे शहर हैं, खासतौर से जहां पर मैं बैठी हूं उत्तर प्रदेश, यहां पर 18+ वालों की वैक्सीनेशन की शुरुआत ही नहीं हुई है जो 1 तारीख से की जानी थी। मैं बता दूं आपको जी, मैंने सुन लिया, आ रही हूं। और राघव, देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के साथ जो हमारा युद्ध हो रहा है उसके हर एक आयाम की समीक्षा ली और निर्देश दिया और कहा कि किसी भी राज्य में जो वैक्सीनेशन चल रहा है या टीकाकरण अभियान चल रहा है उसमें कमी ना आए और हर तरह का सहयोग केंद्र सरकार से की तरफ से दिया जाएगा। और इस दिशा में एक ऑपरेशनल गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बाहर किया गया है, जारी किया गया है, जिसका कार्यान्वयन सारी राज्य सरकारें करें। इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। मैं आपको बता दूं कि करीबन 17 करोड़ वैक्सीन डोजेज अभी तक राज्य सरकारों को गए हैं। आज के दिन करीबन उनके पास 90 लाख वैक्सीन डोजेज उपलब्ध हैं। कल तक 16 करोड़ 25 लाख डोजेस दिए गए थे और जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनमें जो योग्य दिए जा रहे हैं वो जा कहा रहे हैं, यही तो बड़ा सवाल है। लोग फिर इस तरह की शिकायतें क्यों कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर तक जाइए, वहां से उनको निराशा हासिल हो रही है। 30 सेकंड और दें मैम, ये बताइए। 30 सेकंड नहीं, मुझे आपकी बात चित्रा जी, आप सही मुझे है, 30 सेकंड लेकिन वो वैक्सीन, वो ऑक्सीजन, वो दवाइयां, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन, ये सब कहां जा रहे हैं? मुझे बोलने दें। जितनी भी चीजें 14 देशों से आई 25 अप्रैल को तुरंत प्रेषित की गई। 2 मई को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर निकाला गया था। एक बात, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है तो अभी देखिए ऐसी स्ट्रैटेजी हमने की है कि कोवैक्सीन अब 100 मिलियन डोजेज पर मंथ अब हमारा मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगा, काम शुरू हो गया है और कोई दिक्कत नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, स्पुतनिक 5 भी चला आया है, ये भी पता है आपको। 3
वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हो गए और हमारे 5 ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही है मैम, क्लिनिकल लेकिन वो इम्प्लीमेंट कब आएंगे बड़ा सवाल है सुप्रिया सुले। लेकिन वो कह रही है कि ग्लोबल लगातार अलग अलग देशों की ओर से सपोर्ट किया जा रहा है भारत सरकार को, लेकिन खुद भीतर से कांग्रेस उससे सपोर्ट नहीं कर रही है। प्रबंधन और अपने कार्यान्वयन पर ध्यान दें। ठीक है सुप्रिया। चित्रा जी, ऐसा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कोवैक्सीन की 10 करोड़ डोजेज की बात कर रही है। कोवैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी 60 लाख है, जुलाई तक 90 लाख होगी। कोविशील्ड की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी 6 करोड़ है प्रति माह की, वो 9 से 10 करोड़ जुलाई तक होगी। स्पुतनिक आ गया है, लेकिन उसका इंडियन मैन्युफैक्चरर डीवी लैब जुलाई अगस्त में ही शुरू करा पाएगा 6 लैब्स के साथ। तो जुलाई अगस्त से पहले आपका रैंप अप नहीं होने वाला है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं लगाइए लगाइए वैक्सीन, तो उल्टा सवाल होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी वैक्सीन है कहां लगाने को। मेरा अपना मानना है आपकी 45 साल से कम उम्र होगी, क्या आप कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद नोएडा में या देखिए 17 लाख डोजेज भी 3 दिन में निकल रही है, पहुंच रही है राज्यों के पास। आप 3.5 मिनट बैठी बोली थी मैम, एक मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए थोड़ा। आप 3.5 मिनट बोलकर कन्विंस नहीं कर पाई ना, देश को तो नहीं लग रही है आज वैक्सीन। मैंने तो चिट्ठा खोल के हमारे में बहुत संतुलन और संयम है, आप बोले मैं सुनूंगी। हाँ, संतुलन। आप बार बार नम्रता की बात कर रही हैं, थोड़ी सी नम्रता का पाठ डॉक्टर हर्षवर्धन को पढ़ाइएगा, क्योंकि चिट्ठी लिखी थी पूर्व प्रधानमंत्री ने अभी के प्रधानमंत्री को, और वहां से जवाब नहीं आया। हर्षवर्धन जी ने एक बड़ा ही तुच्छी भाषा में जवाब दिया जो उनके पद को शोभा नहीं देता है। खैर, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने जो वो कहा है, उन्होंने पूरे तरीके से सेकेंड वेव के लिए भी कहा था। मैं ये पूछना चाहती हूँ, इस सरकार में आज कौन है जो म्यूटेशन को, जीन को, डबल और ट्रिपल वेरिएंट्स की बातें कर रहा है, समझ रहा है? अभी भी जबानी जमा खर्च, अभी भी सिर्फ सुर्खियां बटोरने का काम हो रहा है। अभी भी लेडी हार्डिंग जैसे अस्पताल में आपने 260 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेज दिए, वहां तो इतने चाहिए ही नहीं थे। तो अब बताइए आपकी कौन सी समझ पर आपकी अपराजिता जी जल्दी से जवाब दीजिए, राघव इंतजार कर रहे हैं। को बिठा दिया आपने, बड़े बड़े विशेषज्ञों को। अजय आलोक भी कुछ बोलना चाहते हैं जल्दी से अपराजिता दिनों में। ठीक है, जुबानी जमा खर्च हो रहा है क्या? 713 ऑक्सीजन प्लांट हर एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लगने वाले हैं। हर एक ऑक्सीजन प्लांट की कीमत है 1 करोड़ 25 लाख। और आप सोचिए ऐसी स्थिति जब हर एक अस्पताल में एक हमारे प्लांट हो जाएंगे, और इस दिशा में NHAI और DRDO सहायता कर रहा है। हमारा काम शुरू हो गया है, PM केयर से पैसे चले गए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए अभी 2 तरह के चैलेंजेस हैं, 2 तरह के आह्वान हैं। हमें वर्तमान को संवारना है, वर्तमान को संभालना है, और जो हमारा भविष्य है उसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो जहां तक भविष्य के तैयारी की बात है, मैंने कहा अभी भी सब जगह ऑक्सीजन प्लांट लगने वाले, पहली बात। दूसरी बात, टेस्टिंग सही हो, टेस्टिंग अधिक हो। देखिए टेस्टिंग होगा तो आइसोलेशन ट्रैकिंग होगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरीज ठीक हो। प्रदेश में तो इस दिशा में भी इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट। चलिए ठीक है, तो मैम से आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बात सही है कि केंद्र सरकार और तमाम राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां की जवाबदेही है। बहुत सारे ऐसे राज्यों से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर है नहीं, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल भी जाता है तो बेड नहीं है, लोग अपने अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं सड़कों पर। ठीक है मैडम, हो गई, आप दोनों ही लोगों की बात हो गई, लेकिन कोई भी एक राज्य क्या रोल मॉडल बनने के लिए तैयार है? ये तो मैं कीजिए प्लीज, बाहर निकलते हैं। हो गई आप लोगों की बात, हो गई आप लोगों की बात। और मुझे लगता है कि राजनीति से आगे कम से कम आपदा के इस वक्त में अवसर की तलाश किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। कोई भी एक राज्य ऐसा नहीं है जो इस बात की लकीर खींच सके कि देखिए हमने अपने राज्य के लोगों को कैसे बचाया है इस सबसे मुश्किल परिस्थिति से। नहीं ठीक है, केंद्र सरकार की भी जवाबदेही है और सुप्रिया सुले उतनी ही जवाबदेही राज्य सरकारों की भी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार है ना बहुत सारे राज्यों में। आप बताइए एग्जाम्पल, आप बताइए एग्जाम्पल। ये ठीकरा फोड़ देना बहुत आसान होता है, लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। अब सीधे राघव चड्ढा आपके पास आते हुए, वर्तमान भविष्य में तालमेल बना लिया है आपने, ऑक्सीजन भी मिलने लगी है अब दिल्ली को। ठीक है सुप्रिया जी, ठीक है सुप्रिया जी, ठीक है। क्या किया इन्होंने 1 साल से? मैं जानना चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, उसी का जवाब मैं ले लीजिए। आप भी बता दीजिए कि आपकी राज्य सरकारों ने क्या किया है, आपकी राज्य सरकारों ने क्या किया है। हमेशा आपकी दिक्कत क्या, उल्टी बात कर रही है सुप्रिया जी। आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए तो आपको चिढ़ हो जाती है। आपसे पलट के पूछ लिया जाए कि जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है वहां की स्थिति कैसी है, आप बताइए तो आपको चिढ़ हो जाती है। मैं तो पूछ, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है सुप्रिया सुले। ठीक है, आपकी आदत है एंकर, आप अभी पुराने वाले मोड में ही हैं।
आप भूल जाते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। अब आप एंकर या पत्रकार नहीं हैं। अब बाहर निकलिए सुप्रिया सेन, बाहर निकलिए सुप्रिया सेन। आप भूलिए मत कि आप एंकर नहीं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। कोई झुंझलाती नहीं। चलिए, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सुप्रिया सेन। ठीक है, कोई यहाँ पर सुरक्षा कवच लेकर नहीं बैठा है, लेकिन पलट के अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो उतने ही धैर्य का परिचय आप भी दीजिए, ठीक है ना। अब मैं जरा बाहर निकलती हूँ, आ जाती हूँ आम आदमी पार्टी। बोले राघव चड्ढा, आपको जोड़ना चाह रहे थे। वर्तमान और भविष्य में तालमेल बन रहा है आपका या नहीं बन रहा है? ऑक्सीजन सिलेंडर भी अब पहुंच रहा है आप लोगों की डिमांड के हिसाब से? एक दिन तालमेल बना और एक दिन 730 मीट्रिक टन आई। 700 से अधिक मीट्रिक टन रोजाना की मांग है, जैसा कि मैंने बताया। रोजाना पहुंचेंगे तो ही दिल्ली की ऑक्सीजन की जो खपत है, जो डिमांड है, जरूरत है, वो पूरी हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। दूसरी चीज, देश की विपक्षी पार्टियां या विपक्षी दलों के जिम्मेदार लोग, पार्टियों के अध्यक्ष, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हो, एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिससे हमारा कोई विशेष लगाव नहीं है। लेकिन अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को या देश की सरकार को कोई सुझाव देता है, कोई नीति पर कोई अपने विचार रखता है, तो वो राजनीति नहीं होता है। उसको पॉलिटिक्स के नजरिए से ना देखना चाहिए और ना ही ऐसी धारणा बनाने की कोशिश करना चाहिए। मुझे तो याद आता है वो दौर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। वो विपक्ष को कितनी तवज्जो देते थे, विपक्ष के नेताओं की एक एक बात सुनते थे। हर जगह विपक्ष का प्रतिनिधि साथ हो, हर समिति में, हर डेलीगेशन में ये सुनिश्चित किया करते थे। और आज अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति कोई सुझाव देता है, चाहे वो गलत भी हो, तो प्रधानमंत्री जी को भी सुनना चाहिए और सब लोगों को ये धारणा नहीं। हाँ। मैं उस पर अपना कोई विचार नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपको एक जनरल बात कर रहा हूं कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है उसको सुनना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम सबकी बात सुनते, विपक्ष के लोगों की बात सुनते, तो हो सकता है कि 6.5 करोड़ डोज वैक्सीन की एक्सपोर्ट ना होती। हो सकता है कि 13.5 सरकार के आप लोगों की बात नहीं सुन रही है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। हाँ, 8,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट नहीं की जाती, 6.5 करोड़ डोजेज ऑफ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करी जाती है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री ने जब पहला लॉकडाउन लगाया था तो आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि 18 दिन में महाभारत समाप्त हुई थी, 21 दिन में कोरोना समाप्त कर दूंगा मैं। क्या कोरोना समाप्त हो गया? अगर सबसे चर्चा करते हैं, सब साथ बैठ के बात करते हैं और राज्यों की समस्याएं हल होती है, खाली आश्वासन या भाषण नहीं, प्रशासन से अगर समस्याएं हल होती हैं तभी किसी चीज का निदान हो सकता है। जहां तक दिल्ली की बात है, हम जद्दोजहद कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ, हम मिलकर काम कर रहे हैं। मैं इसे केंद्र वर्सेस राज्य या आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा की लड़ाई नहीं बनाना चाहता हूं। एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की कोई कमी को दर्शाता है कि बार-बार विश्वास हासिल करने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से क्यों नहीं की जा रही है? अजय आलोक, सबको साथ में लेकर चलते तो शायद आज इस तरह की तू मैं वाली स्थिति पैदा नहीं होती। देखिए, मेरा ये बिल्कुल ये मानना नहीं है। केंद्र सरकार सबको साथ में लेकर चल रही है। सर्वदलीय बैठक भी होती है, नहीं तो मुख्यमंत्रियों से बात क्यों कर रहे हैं फोन करके? मुख्यमंत्रियों से बैठक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लोग लाइव टेलीकास्ट अपने बैठक का कर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री को फोन करते हैं, मुख्यमंत्री अगले दिन फोन पे ट्वीट पे ऐसे जवाब दे रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। ठीक है भैया, आप अपना काम करिए, आपका काम विपक्ष का है, आपका काम है क्रिटिसाइज करना, आप करते रहिए। जो राज्य सरकार सत्ता में है, केंद्र सरकार सत्ता में है, उसका अपना काम है, उसकी जवाबदेही है, उनको अपना काम करना है, वो करते ही रहेंगे। परिणाम क्या होगा, काम कैसा किया क्या नहीं किया, ये तो भविष्य ही तय करेगा, जनता ही तय करेगी। लेकिन आज का ये जो चरित्र है, चाहे किसी दल का हो जो सत्ता में बैठे हुए हो, आरोप प्रत्यारोप का ये चरित्र जनता के जीवन से खिलवाड़ करना है। सहयोग से मिल बैठ के ही कोरोना को हम लोग हरा सकते हैं। ये चिल्ला उल्ला के और एक दूसरे से बातचीत करके नहीं होगा। लेकिन अगर सहयोग जिनको नहीं मिल रहा होगा वो तो चिल्लाएंगे ना अजय आलोक। समस्या ये है कि जो सहयोग मिल रहा है, जो सहयोग है वो देखिए फिर बदतमीजी की तरह बीच में वो आ गई। क्या आप इनसे सहयोग कीजिएगा? इनसे क्या सहयोग कीजिएगा? इनको बक्सर का बंद नहीं पता है, फिर बीच में बोलने आ गई। कोशिश ना करिए, ये फिर से बीच में आ गई बोलने के लिए। बदतमीजी करना कब बंद करेंगे? किसी को तो बख्श है, अरे किसी को तो बख्श दीजिए, एंकर को भी नहीं बख्शनी है। क्यों बीच में बोलती है? मैडम आपसे बात हो रही थी, मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप मुझे करने दीजिए। अरे आप क्यों बीच में आ रही हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। जाएगा जो भाजपा को दिया जाएगा, प्रॉब्लम क्या है? कर बैठ जाइएगा, तमीज से बात करिए। प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लोग में, हमारे देश में लोगों की जो मौत हो रही है वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। जिस तरह से कोरोना फैल रहा है वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। जिस तरह से विफलता हुई वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। विनाशकारी हैंडलिंग मेरे लिए प्रॉब्लम है। मोदी जी की बकवास मेरे लिए प्रॉब्लम है। मन की बात करते हैं वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। बिहार में अभी भी जो पूरी की पूरी विनाशकारी पार्टी है कांग्रेस।
2.5 लाख आपकी लोग प्रॉब्लम मर का चुके कोई देश में, वो सलूशन नहीं मेरी है। प्रॉब्लम है। आपका बिना वेतन प्रॉब्लम हुए, का बिना कोई ऑक्सीजन सलूशन के, नहीं है। बिना दवाई के, बिना आप अस्पताल घर में के लोग रहिए, मर रहे हैं, वो आपके मेरी तू बचिए। तू मैं के चक्कर में जो असल मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं। इसी वजह से हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा था प्राण जाए पर राजनीति न जाए। कलंक नेताओं आप की हैं। भाषा से, उनकी शैली से, उनकी जुबान से इस बात को आप समझ सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों की सरकार हो, एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करके अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर मढ़कर अपनी जवाबदेही से वो बच नहीं सकती, क्योंकि देश की जनता, राज्यों की जनता, अलग अलग शहरों में बैठे लोग लगातार इस बात को अच्छे से देख और सुन रहे हैं। इसीलिए जवाबदेही तय की जाए और सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को मौजूदा वक्त में जिस चीज की जरूरत है ताकि वो कोरोना से बच पाए, उसको तत्काल पूरा किया जाए बिना किसी राजनीति के। दंगल में आज हमने सवाल पूछा था, कोरोना पर रणनीति के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की सोनिया गांधी की मांग क्या सही है? आपके जो जवाब मिले हैं उनमें 65% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 35% ने नहीं कहा है। मौजूदा वक्त यही कहता है कि एक साथ मिलकर काम करें ताकि सबसे बड़ी महामारी को जल्द से जल्द मात दी जा सके।